इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेल में जाते ही जब नाम पूछा जाता है या केस पूछा जाता है, उसके बाद से जो है डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है कि अच्छा आप जामिया से हो, जामिया के स्टूडेंट हो, नाम आसिफ है और दंगाई हो या जिहादी हो या फिर आतंकवादी हो, तो देशद्रोही हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शुरू होती है। तो वो बहुत मुश्किल समय होता है और ये जो है मेरे साथ शुरुआती समय में, जो शुरुआती दिनों में जो है ये सारी चीज़ें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। बिल्कुल जेल तो जेल है। जेल जाने के बाद जो है वो जेल में जब दाखिल होने से ही पता चल जाता है कि आप कहाँ आ गए हो। एक ऐसा परिंदा जो आसमानों में जो है वो उड़ रहा हो और जो है इधर से उधर जो है वो अपने लोगों के लिए, अपना बच्चों के लिए जो है वो दाने तलाश कर रहा हो, उस तरह से उसके बाद उसको एक बैग जो है पिंजरे में कैद कर दिया जाए, तो वो क्या महसूस करता है। जय भीम, जय संविधान साथियों। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक। दिल्ली दंगा मामले में जामिया मिलिया छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को आखिरकार तिहाड़ जेल से रिहाई मिल गई। आसिफ को जेल से बाहर आने में करीब 1 साल 3 महीने का वक्त लगा। द मूक नायक की टीम आसिफ से मिलने पहुंची तो उन्होंने जेल से बाहर आते ही अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि यूएपीए कानून के तहत उनको किस तरह से फंसाया गया। उन्होंने बताया कि जेल से घर और घर से जेल तक का सफ़र कैसा था। तो चलिए सुनते हैं आसिफ इकबाल तन्हा को, उन्हीं की आप बीती, उन्हीं की जुबान। बेसिकली जब अरेस्ट किया उसी वक्त से थोड़ा सा जो है मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं कि डिस्टर्ब रहते हैं। उसके बाद सडनली जेल में जाना पड़ता है। जेल में जाते ही जब नाम पूछा जाता है या केस पूछा जाता है, उसके बाद से जो है डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है कि अच्छा आप जामिया से हो, जामिया के स्टूडेंट हो, नाम आसिफ है और दंगाई हो या जिहादी हो या फिर आतंकवादी हो, तो देशद्रोही हो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो शुरू होती है। तो वो बहुत मुश्किल समय होता है और ये जो है मेरे साथ शुरुआती समय में, जो शुरुआती दिनों में जो है ये सारी चीज़ें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। बिल्कुल जेल तो जेल है। जेल जाने के बाद जो है वो जेल में जब दाखिल होने से ही पता चल जाता है कि आप कहाँ आ गए हो। एक ऐसा परिंदा जो आसमानों में जो है वो उड़ रहा हो और जो है इधर से उधर जो है वो अपने लोगों के लिए, अपना बच्चों के लिए जो है वो दाने तलाश कर रहा हो, उस तरह से उसके बाद उसको एक बैग जो है पिंजरे में कैद कर दिया जाए, तो वो क्या महसूस करता है। वो बस वही हाल थे, वो सिचुएशन थे कि मतलब कि मैं लोगों के बीच में बैठता था, मैं लोगों के साथ उठता बैठता था। मेरा नाम तन्हा है लेकिन मैं तन्हा नहीं हूँ। क्योंकि जब नई जगह पे जाते हैं तो नए लोग होते हैं, उनसे किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं बन पाती है, बातचीत इतना ज़्यादा जेल में होने दिया जाता है। तो ये था कि बस मैं कैद हो गया हूँ। अब इसके बाद यहाँ से कोई रास्ता जो है वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बेसिकली यूएपीए के तहत गिरफ़्तार किया गया था। तो यूएपीए में जो है बेल का कहीं तक जो है ये नहीं है, चांसेस नहीं होता है कि आपको जो है बेल मिल जाए। मतलब कि ये तो मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है कि 13 महीने में मैं बाहर आ गया। जिन लोगों ने कोशिशें की हैं, सबसे हमारी पूरी लीगल टीम जो है और जो लोग जो सपोर्ट था, फिज़िकल, फाइनेंशियल हो या फिर जो है मोरल सपोर्ट हो, इस तमाम चीज़ें जो हैं की वजह से आज मैं यहाँ पे बाहर हूँ। तो जेल में जाने का जो एहसास शुरू में था, कुछ दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि फ़िज़िकली भी टॉर्चर किया जाता है और मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है। एक तो आप एक इंट्रोगेशन से गुजर रहे हो, फिर इन्वेस्टिगेशन, और इंट्रोगेशन में इंट्रोगेट किया जाता है, बाकायदा इन्वेस्टिगेट तो नहीं, इंट्रोगेट किया जाता है। फिर आप वहाँ से जाके सीधा जेल जा रहे हो, फिर वहाँ पे आपको फ़िज़िकली टॉर्चर किया जाए और मेंटली टॉर्चर किया जाए, तो बेसिकली डिस्टर्ब रहता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती दिनों में ही होते हैं इस तरह की चीज़ें, बाकी सब नॉर्मल हो जाता है। मैं बेसिकली जेल के अंदर था और फ़िज़िकली टॉर्चर जो होता है कि आदमी मारना, पीटना, ये सारी चीज़ें। मेंटली टॉर्चर है कि आपको चीज़ों को लेके जो है आप पे टोन कसना या फिर आपको ताना देना या फिर आपको जो है इस तरह की चीज़ें कमेंट्स करना जो तकलीफ़देह होती थी, तो आदमी इस तरह से मेंटली टॉर्चर होता है। तो ये सारी चीज़ें शुरू में जेल में हुई और सिर्फ इस बेसिस पे हुई क्योंकि मैं जामिया का स्टूडेंट था और मैं आंदोलन कर रहा था, मैं सीए एनआरसी का जो है प्रोटेस्ट कर रहा था। इस बिना पे ये टॉर्चर किया गया। जेल स्टाफ ही ज़्यादा देते थे, मतलब कि जो इनमेट्स हैं, तो इनमेट्स में भी 2 कैटेगरी है, एक तो अंडर ट्रायल इनमेट्स हैं और एक कन्विक्टेड इनमेट्स हैं। तो बेसिकली अंडर ट्रायल इनमेट्स तो हमारी तरह ही होते हैं, वो एक केसेस अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, लेकिन जो है होते हमारी तरह हैं। लेकिन जो कन्विक्टेड होते हैं वो बेसिकली जो हैं वो जेल के ही होते हैं, यानी जेल ही उन्हीं का होता है। तो वो उनसे करवाते हैं, जो जेल स्टाफ है वो उनसे करवाते हैं, क्योंकि सज़ा होती है, हो रहती है उनको।
तो वहाँ पे उनको लंबा वक्त गुजारना पड़ता है। तो जो है जेल स्टाफ वो खुद नहीं करके जो कन्विक्टेड कैदी हैं उनसे करवाते थे ये सारी चीज़ें, और साथ में खड़े रहते थे या फिर वो भी करते थे। तो इसमें इंसान को जो है वो फिज़िकली एंड मेंटली टॉर्चर जो है वो किया जाता है, और जो मेरे साथ भी हुआ। देखिए बेसिकली जेल में जो है लोग क्रिमिनल होते हैं, कॉम्युनल नहीं होते हैं इनमेट्स, बट कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग इस माइंडेड के भी होते हैं। तो इतना ज़्यादा तो असर नहीं पड़ा कि मैं एज अ मुस्लिम जो है मेरे साथ ये है, लेकिन ये है कि शुरुआती दिनों में इसी को बेस बनाया गया, क्योंकि शुरुआती दिनों में मैं 2 नंबर जेल में था। उसके बाद जो है मैं 4 नंबर जेल में ट्रांसफ़र हुआ। तो 4 नंबर जेल में जो है इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन और इस तरह की चीज़ें नहीं थी। वहाँ पे जो भी कन्विक्टेड थे वो सब ठीक ठाक थे, बढ़िया थे, अच्छे लोग थे। जो इनमेट्स जो हमारे साथ रहते थे, जो अंडर ट्रायल में, वो भी बहुत बेहतर थे। थोड़ा थोड़ा जो है वहाँ पे चीज़ें जब आती थी सामने, जब न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिख के आता था कि आतंकवादी जो है वो गतिविधि के तहत जो है उनको गिरफ़्तार किया गया है, उनकी गतिविधि है, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ प्लस पॉइंट ये भी था कि मेरे नाम के आगे हमेशा जामिया छात्र लिख के आता था। तो मैं उनको एक्सप्लेन करके बताता था कि कहीं पे जहाँ पे जो है आप ये कह रहे हो कि क्या नाम है आतंकवादी, वहीं पे जो है आगे जो है इसको नोटिस करो, जो चीज़ अच्छी है, जो पॉजिटिव है, आप उसको नोटिस करो। हमारे साथ जामिया छात्र भी आ रहा। पुलिस के रिलेटेड जो रवैया है लोगों का, वो बिल्कुल ही गलत है। जिस तरह से 4-4, 5-5, 10-10 केसेस जो है वो डाल के उनको जेल में भेजते हैं, तो वो कहीं से कहीं तक जो है वो पुलिस महकमे से या नहीं, तो उसको इस बात का यकीन होता है कि नहीं ये आतंकवादी है नहीं, इनको आतंकवादी बनाया गया है या बनवाया जा रहा है, या इनको आतंकवादी कहा जा रहा है। तो वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। रमज़ान चल रहा था, मैं रोज़े से था, और जब शाम में रोज़े खोल के जो है, मेरी आदत है चाय पीने की बहुत ज़्यादा, तो मैं रोज़े खोल के चाय का कप लेके चाय पी रहा था और मोबाइल चेक कर रहा था कि क्या है। उतने में हमारे एक साथी के फ़ोन आता है कि आसिफ़ को भेज दूँ उनके रूम के नीचे। तो फिर वो मुझसे बोलते हैं कि तुम चले जाओ, जो है वो स्पेशल सेल के लोग हैं और शाहीन बाग के थाना के जो लोग हैं वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारे घर के नीचे। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ जो है वो गया। तो वहाँ जैसे पहुँचा तो वो मुझे बुलाया था कि मैं तुम्हारा फ़ोटो खींचना है सिर्फ, और मुझे बुलाया और फिर बोले कि नहीं आपको चलना पड़ेगा सेल का ऑफिस। सैटरडे का दिन था, मुझे लगा कि संडे जो है वो बंद ही होता है, सारा लॉक होता है, तो जो है सैटरडे संडे तो मुझे थाने में ही मतलब कि गुजारना पड़ेगा, स्पेशल सेल के ऑफिस में क्राइम ब्रांच। मंडे को वो मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि स्पेशल सेल मुझे उठाती है और ले जाके क्राइम ब्रांच को सुबह जो है वो क्राइम ब्रांच को देती है। क्राइम ब्रांच मुझे जामिया वाले केस में अरेस्ट करते हैं, और फिर जो है वो मुझे जुडिशल संडे को ही वो कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, और फिर जो है संडे को ही इवनिंग में जो है वो मुझे ले जाके जेल में छोड़ देते हैं। तो उस दरमियान में जो है मैं आराम से लेटा हुआ था, रोज़े चल रहे थे मेरे, चाय पी रहा था, सुकून से रह रहा था। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि वो मुझे आया और उठा के ले गए। अब वो अरेस्टिंग था, जाते वक्त तो बहुत अजीब-गरीब रास्ते में जो है वो गाड़ियों में जो है कमेंट्स किए गए कि तुम लोगों ने दंगे करवाए, 52 लोगों को मरवाए, ये करवाया, 53 लोगों को जान तुम लोगों ने ली है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो गाड़ी से ही शुरू हो गया था, और वो सिलसिला जो है वो तकरीबन 2 ढाई 3 महीने तक जेल के अंदर भी और जेल यहाँ भी चलता रहा। ये तो पता था कि अगर स्पेशल सेल, क्योंकि जामिया का जो केस है वो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि मैंने कई बार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। इसी तरह जो है मैंने कई बार जो है स्पेशल सेल में जो है वो राइट्स के जो है वो केसेस जो है वो, तो मैंने उससे 1.5 महीने पहले भी जो है मैंने जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया था। तो मुझे लगा कि अगर मुझे क्राइम ब्रांच लेके जा रही है तो कहीं ना कहीं स्पेशल सेल लेके जा रही है तो कहीं ना कहीं जो है मुझे राइट्स के केस में ही वो मुझे अरेस्ट करेंगे, लेकिन जो है वो राइट्स के केस में नहीं। उसके बाद 2 दिन बाद वो जेल में आके फॉर्मल अरेस्टिंग करते हैं और फिर जज के सामने प्रोड्यूस करते हैं, और फिर प्रोड्यूस करने के बाद जो है वो 7 दिन का पीसी रिमांड लेके फिर वो लेकर जाते हैं जेल से। मेरे परिवार का तो कोई भी नहीं था, मेरे सारे दोस्त रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन में ही रहता था। तो ऑर्गेनाइजेशंस के फ्रेंड हमारे सारे लोग जो हैं एक साथ थे, सब परेशान थे। घर पे नहीं बताया गया था क्योंकि रात का इशू था, रात में जो है हो सकता है कि सुबह वो सोच रहे थे कि सुबह छोड़ देंगे इन्वेस्टिगेट करके, लेकिन जो है वो दोपहर में जो है उनको पता लगा कि जो है कोर्ट में जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए ले जाया जा रहा है, क्योंकि अरेस्टिंग से पहले वो मेरे घर पे फ़ोन किए थे, और फ़ोन करने के बाद जो है मेरे अम्मी के पहले खबर गया, सब लोग घर पे खाना खा रहे थे, दस्तरखान मतलब बैठे हुए थे सारे लोग खाना, जैसे खबर गया कि क्या नाम है अरेस्ट, हम जो है आसिफ को अरेस्ट कर लिए। मेरे फादर ने कहा क्यों अरेस्ट किए, मुझसे सवाल पूछे कब अरेस्ट किए, कैसे अरेस्ट किए, वो कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि आसिफ को हमने अरेस्ट कर लिया, फ़ोन काट दिया। फिर जो है मेरी अम्मी जो है वो मेरे दोस्तों को फ़ोन किया है, फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि इस तरह से जो है उसको रात में लेकर गए थे और फिर उसको लेकर जेल। तो मुश्किल ही है, और वहाँ की ज़िंदगी भी शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किल रही। बाद में ये था कि मैंने ये सोच लिया या माइंड बना लिया कि यार हमें तो, मैं बाहर होता तब भी कुछ काम कर रहा होता, बाहर था तो मैं कोविड में रिलीफ़ का काम कर रहा था, जब कोविड नहीं था तो उससे पहले जो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे उनके लिए मैं रिलीफ़ का काम कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा मैं जहाँ रहूँगा वहाँ भी कुछ कर सकता हूँ। 2-3 महीने के बाद जो है वो मैंने अपना काम शुरू किया वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि मैं
मुस्लिम हूँ और मुझे बेसिक तालीम मेरे मदरसे से हुई है, तो मैं नमाज़ वहाँ पढ़ाता था। मैं वहाँ पे जो है लोगों को कुरान पढ़ाता था। जो लोग अच्छा गा लेते थे, कुछ इनकलाबी जो है मुझे याद थे अशार, तो वो मैं उनको देता था। बोला था आप अच्छा गा लेते हो तो आप इनकलाबी नज़्म जो है ये भी जो है उसको आप गाओ, गा के सुनाओ। आप अच्छा पेंट बना लेते हो तो यदि आप जो है मैं उनको कलर पेंसिल वगैरह खरीद देता था उनसे पेंट। वुमेंस डे है या ऐसा कोई भी होता था तो मैं उसमें उनको बोलता था कि आप कोई थॉट लिख के दे दो, आप अच्छा लिख लेते हो। तो इस तरह के जो है मुझे ये था कि मुझे काम करना है, मैं चाहे जेल में हूँ या जेल के बाहर काम करना है। तो मैंने जेल में भी जो है वो काम करना शुरू किया। बहुत सारे लोग थे जिनके फ़ोन नहीं हो पाते थे, मेरे 5 मिनट के फ़ोन लगे हुए थे, डेली फ़ोन होते थे। तो मैं उनका कॉन्फ्रेंस करवा दिया करता था अपने घर पे बोल के कि इस नंबर पे आप कॉन्फ्रेंस करो। 5 मिनट में 1 मिनट में बात किया, 4 मिनट में उनकी बात करा देता था। तो मुझे पता था कि मुझे ये मालूम है कि मुझे कुछ करना है, चाहे आप जेल के बाहर रहो चाहे जेल के अंदर, काम करने को बहुत कुछ है। तो मैं जेल के अंदर भी अपने आप को लोगों के साथ इंगेज रखा, जिसकी वजह से जो है आसानी के साथ जो है वो 13 महीना कटे और जो है एक चमत्कार की तरह जो है हम बाहर आ गए। जेल के अंदर लोग क्रिमिनल हैं, कॉमिनल नहीं हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पे थी। हम नमाज़ भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ाते थे, ये सारी चीज़ें भी। कोई कहानी की किताब लाया, दे दिया किसी को कि आप कहानी पढ़ा लो, आपने इससे क्या समझा, मुझे भी बताओ और 10 लोगों को और बताओ। यहाँ से 5,000 रुपये जो है मेरे अकाउंट्स में जो है वहाँ जेल के अंदर मेरे पास जाते थे। उसमें से 2,000 रुपये का मैं पेपर ही ख़रीदता था। सुकून उस वक्त मिलता था जब लोग आर्टिकल लिखते थे। अपूर्वानंद हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, निकिता खेतान वगैरह, ये लोग UAPA और जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के लिए और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जब वो आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे, जब वो पढ़ते थे तो बहुत सुकून मिलता था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम कुछ करके गलत गए नहीं थे। हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, हम देश की एकता और अखंडता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, हम आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी आइडेंटिटी की, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मैं कहीं से कहीं तक गलत नहीं था। और जब गलत नहीं था तो मुझे जो है इस बात का भी अफसोस नहीं था कि मैं जेल में आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इनकलाब चाहते हो, कि अगर इनकलाब आए या आज़ादी मिले तो उसके लिए जो है आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। और मुझे इस बात का खुशी भी था कि चलो मैं कम से कम इस आंदोलन का हिस्सा रहा, और जब कुर्बानी देने की बारी आई तो मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ या मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं साबित कर रहा हूँ कि जिससे हमारी फैमिली कमज़ोर हो जाए, हमारे साथ रहने वाले लोग कमज़ोर हो जाए। तो मुझे मजबूत रहना है। अगर हम मजबूती से डटे रहे तो मुझे उम्मीद है कि जो है इनकलाब भी आएगा, और जब कहीं ना कहीं तारीख़ लिखी जाएगी तो हम लोगों को जो है हिम्मत के साथ और मजबूती के साथ खड़े रहने के मिसाल की तरह जो है वो पेश किया जाएगा। बैरियर कितना बड़ा था? शुरुआती दिनों में तो बहुत छोटे बैरिक में रखा था, मैं अकेले रहता था। उसके बाद जो है वो जब मुझे 2 नंबर जेल से 4 नंबर जेल में ट्रांसफ़र किया गया तो वो ओपन तब 40 से 50 लोगों की कैपेसिटी होती थी, लेकिन उसमें 100 लोगों को रखते थे। जेल मैनुअल जिस चीज़ कहता है उसका सारा वायलेशन जेल में होता है। जेल मैनुअल में जो अधिकार लिखा हुआ है इनमेट्स के लिए, वो सारे अधिकारों का हनन जो है वो होता है। ना तो किसी को दवाइयाँ मिलती हैं, ना तो किसी को लीगल ऐड मिलता है, ना तो किसी के कोविड टेस्ट हुए, ना तो अब तक 2% लोगों को जो है वैक्सीनेशन हुआ है जेल के अंदर। तो जेल के अंदर सारे तरह के अधिकारों का जो है, जो भी जेल मैनुअल में है उसके अधिकारों का, एक तो आप जेल में बंद करके जो आज़ादी का जो अधिकार है आप उसका हनन किए। उसके बाद जो जेल मैनुअल जिस इनमेट्स के लिए जो अधिकार दिया है आप उसका भी जो है वो हनन करते हैं। वो जो अधिकार जो है वो आप उनको नहीं देते हैं इनमेट्स का। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जेल के अंदर होती हैं और हो रही हैं। एक तो मतलब कि ये होता है कि मैं बहुत कम रोता हूँ चीज़ों को लेकर, और मैं 2-3 सिचुएशंस में ही रोया हूँ। मैं इससे पहले भी एक बार मैं मदरसे में पढ़ रहा था, तो 3 दिन की छुट्टी हुई थी वहाँ पे बकरीद में, मैं नहीं जा पाया था तो मुझे जो है वो रोना आया था। उसके बाद फिर ईद वाले दिन मैं PC रिमांड पे था फर्स्ट टाइम। तो उस वक्त मेरे एक दोस्त जो है मेरे खाना कपड़ा वगैरह लेके गए थे, तो वो मुझे नहीं देने दिया गया, सिर्फ कपड़े दिए, खाना वाना नहीं दिया। तो उस दिन मुझे रोना आया था। और फिर जो है फेस्टिवल बकरीद पे रोना आया, और फिर इस ईद पे रोना आया, क्योंकि मैं ईद हमेशा फैमिलियों के साथ ही करता हूँ, करने की आदत थी बचपन से। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो एक अफसोस था कि मैं घर वालों के साथ, क्योंकि अम्मी कह रही थी नहीं कुछ भी नहीं बनाऊँगी त्यौहार पे, हमारा ईद तो तभी होगा जब तुम छूट के आओगे। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं कहता मेरे घर में बच्चे हैं, उनके लिए आप बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है मैं नहीं हूँ तो कोई ये नहीं है, बच्चे तो ईद मनाएंगे, खुशी का दिन है। लेकिन नहीं, मेरे भाई भी मतलब कि कज़न ब्रदर हैं जो सब साथ में होते थे, उन्होंने कहा नहीं जब तक तुम नहीं आओगे तब तक घर पे ईद नहीं बनेगा, अच्छा खाना नहीं बनेगा। हाँ, बेल मिली तो मैं गेस्ट हाउस में था एग्ज़ाम के लिए, मुझे जो वो कस्टडी पैरोल मिला था। 11 बजे रात में मेरे एडवोकेट का जो है उस वक्त मेरे पास फ़ोन और लैपटॉप भी था। उन्होंने 11 बजे रात में जो मुझे फ़ोन किया और कहा कि जो है सुबह तुम्हारा जो है अनाउंस होने वाला है जजमेंट। तो मैंने कहा कि मैम होना तो नहीं है, और ठीक है देखते हैं। उन्होंने कहा कि देखते हैं, होप रखो कुछ ना कुछ होगा बेटर। मैंने कहा ठीक है। सुबह मैं जो है एग्ज़ाम के लिए बैठा, ओपन बुक एग्ज़ाम था, एक क्वेश्चन पेपर आ गए थे। मैंने सारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहा था, दूसरे लाइन में था, और एक मतलब मैसेज फ़ोन में आया कि बेल ग्रांटेड।
तो सो हैप्पी, मैंने पहले पेपर कंप्लीट किया, खुशी भी मनाया। जो हमारे साथ गार्ड्स थे मैंने उनको बताया कि जो है अब आप लोगों का काम जो है वो आसानी हो गया, मैं 1-2 दिन में यहाँ से चला जाऊँगा। आगे तो सबसे पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी है। अभी मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स करूँगा, MPhil PhD तक जाने का प्लान है। साथ साथ जो है वो एक्टिविज़म जो है वो जारी रहेगा। अभी सबसे बड़ा है कि NRC और CA का जो मोमेंट है वो ख़त्म नहीं हुआ, उसको वाइंड अप नहीं किया गया। ठीक है, कोविड की वजह से पैटर्न चेंज किया गया, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और भी जो है वो आर्टिकल्स लिख के हमारे साथी जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब कोविड कम होगा तो जो ये लड़ाई है वो फिर से जो है वो शुरू किया जाएगा। हो सकता है इसका पैटर्न क्या है, ये डिस्कशन का टॉपिक है कि किस पैटर्न में किया जाए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी में बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, इन सब से डिस्कशन करके एक जो है वो रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह से मूवमेंट को आगे लेके जाया जाए। पढ़ाई जारी रहेगी, एक्टिविज़म जो है जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ेगा, कि इतना लोगों का प्यार मिला है कि और इतने लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि अब अगर जेल से आसिफ निकल के आया तो और भी जो है लोगों के अधिकार का लड़ाई लड़ेगा। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनके मतलब कि उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरना चाहिए। तो मैं इस बात की पूरी कोशिश करूँगा, जिन लोगों ने भी मुझसे उम्मीद लगा के बैठा है, मैं उन तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। सिर्फ आपके साथ की ज़रूरत है, आप साथ आइए, हम सब साथ मिल के जो है आगे देश को बचाने और संविधान के बचाने की जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको आगे बढ़ाएं।